Hello everyone, welcome to Autonomous Academy channel. I am Shivani Dhanwate. In this video, we will go through the question paper of LLB second semester 2017 of RDVP University. So the subject is Law of Torts and Consumer Protection Act 1986. We will be going through each and every questions of the set paper one by one. So you can see here that the total number of questions are 10 and you have to solve any 5 questions, all carry equal marks. जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये प्रश्न पत्र 2017 का है एवं विषय है दुष्कृति विधि और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। इस प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से केवल 5 प्रश्न ही हल करना है एवं सभी के अंक समान हैं, परंतु हम इस वीडियो में सभी प्रश्नों के ऊपर फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। विनफील्ड अपकृत्य की परिभाषा की समालोचना कीजिए एवं अपकृत्य और संविदा भंग में अंतर समझाइए। First question is critically discuss the definition of a tort given by Winfield and distinguish between tort and breach of contract। तो सबसे पहले इस प्रश्न के उत्तर में हम शब्द tort के बारे में बताएंगे और विनफील्ड की परिभाषा बताएंगे। tort शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। फ्रेंच में इस शब्द का अर्थ गलत के बराबर होता है। इसका तात्पर्य एक ऐसे आचरण से है जो गलत है। उसके बाद हमें विनफील्ड की परिभाषा देंगे जो है कि मुख्य रूप से कानून द्वारा तय किए गए कर्तव्य के उल्लंघन से कठिन दायित्व उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति है और यह उल्लंघन एक असंबद्ध क्षति के लिए एक कार्रवाई द्वारा दमनकारी है। आगे इस उत्तर में अपकृत्य और संविदा भंग के अंतर बताना है। इसमें कम से कम 15 डिफरेंस जरूर बताएंगे, जैसे टॉर्ट कानूनी अधिकार का उल्लंघन है जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। टॉर्ट राइट इन पर्सन है। टॉर्ट में नुकसान असंबद्ध होता है। अनुबंध में तरल नुकसान होता है। टॉर्ट में प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य रूप से समुदाय के प्रति कानूनी रूप से कर्तव्य निर्धारित है एवं अनुबंध के उल्लंघन में किसी भी कानूनी अनुबंध में पार्टी का एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य होता है। In this answer, first of all, we will explain the word tort, which is taken from the Latin word, which means twisted. It implies a conduct which is twisted or wrong. After that, give definition of Winfield, which is tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law. This duty is towards persons generally, and its breach is repressible by an action for an unliquidated damages. Next, we will distinguish between tort and breach of contract. Give at least 15 differences, like tort is a civil wrong for which remedy is an action for damages, while breach of contract is a broken promise to do or provide something. Tort is a violation of legal rights, whereas breach of contract is an infringement of legal rights. Tort is right in rem and the other one is right in per. Moving on, the next question, that is second question is अपकृत्य के सामान्य बचाव या अपवादों पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन जनरल डिफेंसेस और एक्सेप्शन ऑफ टॉर्ट। इस उत्तर में सामान्य बचाव या अपवादों पर निबंध लिखना है। टॉर्ट में 8 सामान्य बचाव दिए गए हैं। आप इन सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करें। सामान्य बचाव हैं, पहला सहमति द्वारा किया गया कार्य, दूसरा वादी या वादी द्वारा गलत कार्य, तीसरा अपरिहार्य दुर्घटना, चौथा भगवान का कार्य, पांचवा निजी रक्षा, छठवां गलती, सातवां जरूरत, आठवां संविधिक प्राधिकारी। इन दिस आंसर वी हैव टू राइट अबाउट द जनरल डिफेंसेस अवेलेबल अंडर टॉर्ट, and the general defenses which are available under tort are: first, voluntary non-fit injuria; second, plaintiff; third, inevitable accident; fourth, act of God; fifth, private defense; sixth, mistake; seventh, necessity; eighth, statutory authority. So you have to briefly explain all the general defenses to complete your answer. Third question is प्रतिनिधित्व दायित्व क्या है? 100 उदाहरण समझाइए और स्वामी और सेवक के दायित्वों की विवेचना कीजिए। What is vicarious liability? Explain with suitable examples and explain the master and servant's liability. इस उत्तर में हमें प्रतिनिधित्व दायित्व, उसके उदाहरण और स्वामी सेवक के दायित्व बताने हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति अपने स्वयं के गलत कामों के लिए उत्तरदायी होता है और कोई अन्य द्वारा किए गए कृत्यों के लिए कोई दायित्व नहीं उठाता है। हालांकि कुछ मामलों में अन्य व्यक्ति के कार्य के लिए एक व्यक्ति का दायित्व है उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि बी द्वारा किए गए गलत कार्य के लिए ए की देयता उत्पन्न हो सकती है, पर जरूरी यह है कि ए और बी के बीच एक निश्चित प्रकार का संबंध होना चाहिए और गलत कार्य निश्चित रूप से उस संबंध से जुड़ा होना चाहिए। इस तरह के दायित्व के सामान्य उदाहरण हैं: पहला, अपने एजेंट के अत्याचार के लिए मूलधन की देयता; दूसरा, एक दूसरे की यातना के साझेदारों की देयता; तीसरा, अपने नौकरों के अत्याचार के लिए गुरु की देयता। तो वाइकेरियस लायबिलिटी उन मामलों से संबंधित है जहां एक व्यक्ति दूसरों के कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है।
मास्टर सेवक नियम एक कानूनी दिशा निर्देश है जिसमें कहा गया है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। यह नियम किसी भी कर्मचारी पर लागू होता है जो एक नियोक्ता की सेवा में होता है, जो उसे नियोक्ता के लिए अपने कर्तव्यों के दायरे में होता है। मास्टर सेवक नियम का वर्णन करने का एक अन्य तरीका यह है कि मास्टर अपने कर्मचारी के अत्याचारों और दुष्कर्मों के लिए सख्ती से उत्तरदायी है। इस अवधारणा को गुरु को उत्तर देने दे कहा जा सकता है। So in this answer we have to write about vicarious liability, its examples and the relationship between master and servant. So generally a person is liable for his own wrongful acts and one does not incur any liability for the acts done by others. In certain cases, however, vicarious liability, that is the liability of one person for the act of another person, may arise. The common examples of such a liability are: first, liability of the person for the tort of his agent; second, liability of partners of each other's tort; third, liability of the master for the tort of his servant. So vicarious liability deals with the cases where one person is liable for the acts of others. The master-servant rule is a legal guideline stating that employers are responsible for the actions of their employees. The rule applies to any actions an employee undertakes while in the service of an employer that is within the scope of their duties for that employer. Another way of describing the master-servant rule is that the master is vicariously liable for the torts and misdeeds of their servant. This concept may also be called the principle of respondent superior or let the master answer. So you can see third question is quite vast. Mention all the points as said to complete your answer. आगे बढ़ते हुए प्रश्न 4 है, कठोर दायित्व का सिद्धांत जैसा कि रायलैंड बनाम फ्लेचर IRIX 456 के बाद में प्रतिपादित किया गया है, समझाइए तथा विभिन्न अपवादों का भी वर्णन कीजिए. Explain the rule of strict liability is laid down in the case of Rylands versus Fletcher, IRI example 456, and also mention its various exceptions. इस उत्तर में हमें कठोर दायित्व का सिद्धांत और अपवाद बताना है. इस उत्तर में नियम बताना है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन पर कोई चीज़ लाता है और वह कोई खतरनाक चीज़ रखता है तो ऐसी चीज़ के वहाँ से निकलने पर होने वाले नुकसान के लिए प्रथम जवाबदेह होगा, हालांकि उसे वहाँ रखने में कोई लापरवाही नहीं की थी. देयता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि किसी व्यक्ति की ओर से कोई गलती या लापरवाही नहीं थी, परंतु उसने अपनी ज़मीन पर कुछ खतरनाक चीज़ रखी थी और वह चीज़ वहाँ से निकल गई और नुकसान का कारण बना. चूंकि ऐसे मामले में प्रतिवादी की ओर से किसी भी लापरवाही के बिना भी देयता उत्पन्न होती है, इसे सख्त दायित्व के रूप में जाना जाता है. इस नियम के अपवाद हैं: वादी का अपना दोष, भगवान का कार्य, वादी की सहमति, थर्ड पार्टी का अधिनियम, संविधिक प्राधिकारी. In this answer, we have to write the rule laid down in the case of Ryland versus Fletcher and its exception. So the rule is, if a person brings on his land and keeps there any dangerous thing, a thing which is likely to do mischief, if it escapes, he will be prima facie answerable to the damage caused by its escape, even though he had not been negligent in keeping it there. The liability arises not because there was any fault or negligence on the part of a person, but because he kept some dangerous thing on his land and the same has escaped from there and caused damage. Since in such a case the liability arises even without any negligence on the part of the defendant, it is known as the rule of strict liability, and its exceptions are plaintiff's own fault, act of God, consent of the plaintiff, act of third party, and statutory authority. You have to mention all these points to complete your answer. आपको इस के अपवाद के भी नियमों को एक्सप्लेन करना है और अपना आंसर कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन. अपकृत्य के मामले में पीड़ित व्यक्ति को कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं, समझाइए. What remedies are available to aggrieved person in case of tort? Explain. इस उत्तर में एक पीड़ित व्यक्ति को क्या उपचार उपलब्ध है वो बताना है. तो एक यातना पीड़ित व्यक्ति के लिए दो प्रमुख उपचार उपलब्ध हैं. पहला है नुकसान की भरपाई करना, और जहाँ पे भी उपयुक्त हो भविष्य के नुकसान को रोकने के लिए निषेधाज्ञा. नुकसान प्रमुख उपाय है. इन दिस आंसर यू हैव टू राइट द रेमेडीज. The two principal remedies available to the victim of a tort are damages to compensate for the harm he has suffered and, where appropriate, an injunction to prevent future harm. Damage is the predominant remedy, and you have to write the case law to complete your answer. So the case laws are: first, Living Store versus Royards, and the second one is Rooks versus Bernard. Complete your answer by explaining all this. Next question is
सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में अंतर स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट, आक्रमण तथा प्रहार। सेकंड, निजी अपताप तथा लोक अपताप। थर्ड, उपलेख तथा उपवचन। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, assault इन बैटरी। सेकंड, प्राइवेट न्यूसेंस एंड पब्लिक न्यूसेंस। थर्ड, लाइबल एंड स्लैंडर। सबसे पहले आक्रमण और प्रहार के बारे में देख लेते हैं। एक हमला दूसरे व्यक्ति को घायल करने का प्रयास या धमकी है, जबकि बैटरी किसी अन्य व्यक्ति के साथ हानिकारक या आक्रामक तरीके से संपर्क बनाने की प्रक्रिया है। आक्रमण और बैटरी दो हिंसक अपराधों का संयोजन है। हमला हिंसा का खतरा है और बैटरी शारीरिक हिंसा है। So an assault is an attempt or threat to injure another person, while battery is the act of making contact with another person in a harmful or offensive manner. Assault and battery is the combination of two violent crimes. Assault is the threat of violence and battery is the physical violence. दूसरा है निजी उपद्रव और सार्वजनिक उपद्रव। शब्द उपद्रव फ्रेंच शब्द से प्राप्त किया गया है, जिसका अर्थ है चोट करने के लिए या परेशान करने के लिए। उपद्रव का मतलब गड़बड़ी होता है। एक उपद्रव एक विशिष्ट व्यक्ति या संस्था के अधिकार में हस्तक्षेप करता है, इसे एक निजी उपद्रव माना जाता है। सार्वजनिक उपद्रव के विपरीत एक निजी उपद्रव एक ऐसा कार्य है जो किसी विशेष व्यक्ति को प्रभावित करता है, जो बड़े पैमाने पर जनता से अलग होता है। सार्वजनिक उपद्रव आम जनता के लिए एक अनुचित या गैरकानूनी हस्तक्षेप है। सार्वजनिक उपद्रव एक ऐसा कार्य है जो जनता को बड़े पैमाने पर या इसके कुछ हिस्सों को प्रभावित करता है। द नेक्स्ट वन इज प्राइवेट न्यूसेंस एंड पब्लिक न्यूसेंस। द वर्ड न्यूसेंस हैज बीन derived from the French word nuire, which means to hurt or to annoy. Nuisance means disturbance. A public nuisance is an unreasonable, unwarranted or unlawful interference with a right common to the general public. A public nuisance is an act affecting the public at large or some considerable portion of it, and it must interfere with the rights which members of the community might otherwise enjoy. While a nuisance which interferes with the right of a specific person or entity, it is considered as a private nuisance. तीसरा है लाइबल और स्लेंडर, मानहानि। कभी कभी शांत विचलन, परिवाद, निंदा या परंपरा के रूप में जाना जाता है। एक दूसरे के बारे में गलत बयान का मौखिक या लिखित संचार है जो प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और आमतौर पर एक यातना या अपराध का गठन करता है। लाइबल और स्लेंडर बदनाम करने वाले बयान हैं। लाइबल एक लिखित मानहानि का बयान है और निंदा एक बोली या मौखिक मानहानि का बयान है। Defamation, sometimes known as libel and slander, is the oral or written communication of a false statement about another that unjustly harms their reputation and usually constitutes a tort or a crime. So the libel and slander are types of defamatory statements. Libel is a written defamatory statement and slander is a spoken or oral defamatory statement. इन तीनों ही प्रश्न में इनके बीच क्या अंतर है वो बता दिया गया है, और भी डिफरेंसेस लिखकर इस आंसर को कंप्लीट करें। So the next question is 7th question. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। सेकंड, सेवा में कमी। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट, यूबी जस्ट इबी रेमेडियम। सेकंड, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। So in the 7th question, first of all we will see the part 1 question, which is ubi jus ibi remedium. This is a Latin maxim which means there is a right, there is a remedy. The word jus means the legal authority to do something or demand something, and the word remedium means the right of action in a court of law. Literal meaning of this maxim is that whenever there is a legal right, there is a legal remedy. It also expresses that there is no wrong without a remedy. Ubi jus ibi remedium. जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। यह एक लैटिन कहावत है जिसका अर्थ है कि जहाँ एक अधिकार है वहाँ उपचार भी रहेगा। जो शब्द का अर्थ कानूनी अधिकार से है कि वह कुछ मांग कर सकता है, और रेमेडियम शर्त का अर्थ न्यायालय में कार्रवाई के अधिकार से है। इस कहावत का शाब्दिक अर्थ है कि जब भी कोई कानूनी अधिकार होता है तो एक कानूनी उपाय होता है। यह भी व्यक्त करता है कि एक उपाय के बिना कोई गलत नहीं है। The second one is deficiency of service, which is related to section 2 clause 1 subclause G of the Consumer Protection Act 1986 which defines deficiency. According to this definition, any fault, shortcomings in advocacy and imperfection in the quality, nature or manner of performance of the service is a deficiency. This standard has to be maintained by or under any law for the time being in force. सेवा में कमी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 खंड 1 उपखंड जी कमी को परिभाषित करता है। इस परिभाषा के अनुसार सेवा के प्रदर्शन की गुणवत्ता, प्रकृति या तरीके में कोई भी दोष, कमियों,
अपर्याप्तता और अपूर्णता एक कमी है। इस मानक को किसी भी कानून के तहत या समय के लिए बनाए रखा जाना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर 7. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, विच इज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों का वर्णन कीजिए। What are the aims and objects of the Consumer Protection Act 1986? Explain the rights given by this act to the consumer. So in this answer we have to write about the aims and objects of Consumer Protection Act as well as the rights of the consumers. So the answer would be the Consumer Protection Act 1986 was enacted to provide for better protection of the interest of the consumers and for the purpose to make provisions for the establishment of consumer councils and other authorities in the settlement of consumer dispute and for matters connected therewith. The principal objective of the Consumer Protection Act is to grant shield for the improved safeguard to consumer. Unlike prevailing laws which are disciplinary or precautionary in nature, the provisions of this act are compensatory in nature. The act is aimed to afford simple, quick and economical redressal to the consumer grievances and relief of a particular nature and award of damages wherever appropriate to the consumer. And the consumer rights are given under section 6 of the Consumer Protection Act, which are first right to safety, second right to be informed or right to be represented, third right to choose, fourth right to be heard, fifth right to seek redressal, sixth right to consumer एजुकेशन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए और उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकारियों की स्थापना के प्रावधान करने और इससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। यह उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा के लिए शील्ड देना है। प्रचलित कानूनों के विपरीत जो प्रकृति में अनुशासन या एहतियात है, इस अधिनियम के प्रावधान प्रकृति में प्रतिपूरक हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए सरल और किफ़ायती निवारण और किसी विशेष प्रकृति की राहत और उपभोक्ता का उचित क्षति का पुरस्कार देना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार हैं: सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, चुनने का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। The Consumer Protection Act 1986 was enacted to provide for better protection of the interest of the consumers and for the purpose to make provisions for establishment of consumer councils and other authorities in settlement of consumer disputes and for matters connected therewith. It seeks to protect and promote the rights of consumers. The principal objective of the Consumer Protection Act is to grant shield for the improved safeguard to consumers. The Act is aimed to afford simple, quick and economic redressals to the consumers' grievances and reliefs of a particular nature and award of damages where appropriate to the consumers. Consumer rights under Section 6 of the Consumer Protection Act are first right to safety, right to be informed, right to be represented, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, right to consumer education. So this is how you have to complete your answer. Now the next question is केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन, कार्य एवं उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। प्रश्न 9 के उत्तर में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में बताना है। यह परिषद उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए है। उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना राष्ट्रीय और राज्य स्तरों में धारा 6 में दी गई है, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 है, और परिषदों की संरचना कार्य केंद्रीय परिषद के धारा 4 में दिए गए हैं। तो इसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है इस उत्तर में। The objects of the Central Consumers Protection Council and State Consumer Protection Councils are to promote and protect the rights of the consumers. The Consumer Protection Council would be set up at national and state level under Section 6 of the Consumer Protection Act, and the composition and functions of the Central Council are given under Section 4 of the Act. So you have to briefly explain all the sections regarding Consumer Protection Act to complete your answer. Now the next question is question 10th. डोनग बनाम स्टीवे सन 1932 SC 562 के बाद के तथ्यों एवं प्रतिपादित विधि सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेट डाउन इन डोंगे वर्सेस स्टीवसन 1932 AC 562।
जब भी कोई वाद प्रश्न के रूप में पूछा जाता है तो सबसे पहले पार्टी के नाम दे, फिर उसके बाद उसके तथ्य और आखिरी में निर्णय एवं प्रतिपादित सिद्धांत बताए। यह वाद बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। इस मामले की घटना 1928 में स्कॉटलैंड के पैसले में हुई थी। एक स्टोर में जाते समय सुश्री डोनाग्यू को अदरक बियर की एक बॉटल दी गई जिसे उसके एक दोस्त ने खरीदा था। बॉटल को बाद में एक डिकम्पोजिंग घोंघा से युक्त पाया गया। चूंकि बॉटल स्पष्ट ग्लास से बनी नहीं थी, इसलिए घोंघे के बारे में न पता चलने से पहले डोनाग्यू ने इसके अधिकांश सामग्रियों का सेवन कर लिया था। बाद में वह बीमार पड़ गई और एक चिकित्सा ने उसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस का शिकायत बताया। डोनाग्यू ने बाद में अदरक बियर के निर्माता श्री डेविड स्टीवेंसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, जिसमें लॉर्ड एटिक्विन द्वारा 1932 में एक प्रमुख निर्णय दिया गया। यह स्थापित करता है कि स्टीवेंसन उन व्यक्तियों की भलाई के लिए जिम्मेदार थे जिन्होंने उनके उत्पादों का उपभोग किया था, यह देखते हुए कि उनका निरीक्षण नहीं किया जा सकता था। डोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन के परिणामों में कई कानूनी सिद्धांतें स्थापित की गई। सबसे पहले था लापरवाही। लॉर्ड ने यह फैसला दिया कि लापरवाही एक यातना है। एक वादी एक प्रतिवादी के खिलाफ नागरिक कार्रवाई कर सकता है यदि प्रतिवादी की लापरवाही वादी को चोट या संपत्ति के नुकसान का कारण बनती है। दूसरा था देखभाल का कर्तव्य। यह स्थापित किया गया कि निर्माताओं का अंतिम उपभोक्ताओं या उनके उत्पादों के उपयोगकर्ताओं की देखभाल का कर्तव्य है। तीसरा था पड़ोसी सिद्धांत। यह बहुत ही विवादास्पद पड़ोसी सिद्धांत है जो कि लॉर्ड एटकिन द्वारा दिया गया था। एटकिन ने इस सिद्धांत के बारे में कहा कि आपको उन कृत्यों या चूक से बचने के लिए उचित देखभाल करनी चाहिए जो आप अपने पड़ोसी को घायल कर सकते हैं। फिर पड़ोसी कौन होते हैं? इसका उत्तर उन व्यक्तियों को प्रतीत होता है जो मेरे कार्य से इतने निकट और सीधे प्रभावित होते हैं कि मुझे उनके मन में होने का आभास तब होता है जब मैं इन कार्यों या चूक पर विचार करता हूँ। So, Donoghue versus Stevenson, also known as the snail in the bottle case, is a significant case law. This case is also known for doctrine of negligence. The ruling in this case established the civil law tort of negligence and obliged businessmen to observe a duty of care towards their customer. The events of the case took place in Paisley, Scotland in 1928. While attending a store, Mrs. May Donoghue was given a bottle of ginger beer purchased for her by friend. The bottle was later discovered to contain a decomposing snail. Since the bottle was not made of clear glass, Donoghue consumed most of its contents before she became aware of the snail. She later fell ill and was diagnosed with the gastroenteritis. Donoghue subsequently took legal action against Mr. David Stevenson, the manufacturer of the ginger beer. Later, in 1932, Lord Atkin delivered a judgment which established that Stevenson was responsible for the well-being of individuals who consumed his products, given that they could not be inspected. The outcomes of Donoghue versus Stevenson established several legal principles and precedents. First was the negligence. The House of Lords ruling affirmed that negligence is a tort. A plaintiff can take civil action against a respondent if the respondent's negligence causes the plaintiff injury or loss of property. Second was the duty of care, which established that manufacturers have a duty of care to the end of consumers or users of their products. The third principle was the neighbor principles, which was produced by Lord Atkins and was also known as the controversial neighbor principle, which extended the tort of negligence beyond the tortfeasor and the immediate party. Atkins said of this principle, you must take reasonable care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbor. Who then in law is your neighbor? The answer seems to be persons who are so closely and directly affected by my act that I ought to have them in my mind when I am considering these acts or omissions. So complete your answer by mentioning all these. यह प्रश्न पत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स को देखते हुए बल्कि बाकी सभी लॉ की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी. क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 10 ये सभी प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं. इन सभी प्रश्न की अच्छे से तैयारी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑटोनॉमस एकेडमी चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन.